नमस्कार दोस्तों, परख की आरएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेस्ट कोड 1101 का टेस्ट डिस्कशन करेंगे। यह एक ओपन टेस्ट है, सभी के लिए यह टेस्ट फ्री है और ये टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट भी है। तो जो लोग हमारी टेस्ट सीरीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, पहला टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं। parakonline.com पर जाकर आप इस टेस्ट को रजिस्टर करके फ्री में देने की सुविधा है। तत्पश्चात आप ये डिस्कशन वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको परख की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं। परख की टेस्ट सीरीज़ आज से 23 जुलाई से शुरू हो रही है, संडे से। पहला टेस्ट आप सभी के लिए फ्री रखा गया है। इसके बाद में इसमें टोटल हम 15 टेस्ट रख रहे हैं, जिसमें 10 टेस्ट हम सेक्शनल रख रहे हैं और 5 फुल टेस्ट रख रहे हैं। हर टेस्ट में जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा, इसके लगभग 10 से 15 सवाल हम हर टेस्ट में डाल रहे हैं। 2-2 महीने की समसामयिकी के 10 से 15 सवाल हर टेस्ट में डाल रहे हैं और 20 सवाल जैसे आरएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के 20 सवाल हर टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। हम ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट केवल उस टेस्ट के 150 क्वेश्चन के टॉपिक्स को आपको हेल्प नहीं करे, बल्कि उन 150 क्वेश्चन से आप 1000 क्वेश्चन से भी ऊपर सोल्व करने की स्थिति में हो। तो हम टेस्ट का एक डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि उस टॉपिक पर आपकी पूरी पकड़ बने। और इसके बाद भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो केवल पढ़ने से समझ में नहीं आते, उनको टेस्ट डिस्कशन के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आज की वीडियो में भी आप देखेंगे कुछ ऐसे जो कठिन प्रवृत्ति के जो टॉपिक्स हैं, उनको हम आज टेस्ट डिस्कशन में लेने वाले हैं। इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपको एक गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, तो हम एक्सपर्ट से मेंटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आप एक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जान पाएँ कि इस टेस्ट सीरीज़ को कैसे अप्रोच करना है, या जो टेस्ट सीरीज़ है या जो आपके आरएस की प्रीलिम्स होगी उसमें आप किस प्रकार अच्छे नंबर ला सकते हैं, या ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने जो आपको बताया, ये इसकी विशेषताएं हैं इस टेस्ट सीरीज़ की। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर परीक्षा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर में होने वाली है, अगर ये अक्टूबर से आगे होती है तो हम इसमें 5 टेस्ट और ऐड कर देंगे। इसके लिए कोई हम अतिरिक्त चार्ज नहीं करेंगे। होम डिलीवरी भी इसकी अवेलेबल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे सभी टेस्ट जल्दी ही तैयार हो जाएंगे तो सारे के सारे टेस्ट आप एक साथ अपने घर पर मंगाने की सुविधा हम उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए आज का टेस्ट डिस्कशन शुरू करते हैं। अगेन टेस्ट कोड है 1101। आप अपना टेस्ट पेपर निकाल सकते हैं, हालांकि मैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर भी डिस्प्ले करूँगा। तो एक बार आप इस टेस्ट जो डिस्कशन है इसको थोरोली देखिए। उसके बाद आपको एक रियलाइजेशन होगा कि हाँ, काफ़ी सारे टॉपिक्स को समझने के बाद में अब इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी अगर सवाल आया तो हमें किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं आने वाली है। इस टेस्ट डिस्कशन में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है संविधान सभा, संघ उसका राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार, आपातकाल, संविधान संशोधन और संविधान की मूल संरचना। तो सबसे पहले हम बात करें संविधान सभा की। देखिए, संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम उन जानकारियों को, जो फैक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ जो आपको जानने की है वो ये है कि सर्वप्रथम एम.एन. रॉय, पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, ने संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट है वो 1934 में दिया था। इन शख्स का नाम आपको याद रखना है। एम.एन. रॉय ने ही सर्वप्रथम, मानवेंद्र नाथ रॉय ने ही 1934 में संविधान सभा का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की बात रखी। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार मांग रखी है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार मांग रखी। आपको ये ध्यान देना कि आईएनसी ने कॉन्सेप्ट नहीं दिया, एम.एन. रॉय ने दिया है, और पहली बार मांग 1935 में रखी। तत्पश्चात
42 में 1942 में क्रिप्स मिशन, आपको ध्यान होगा क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन में पहली बार ब्रिटिश ने यह स्वीकारा कि भारतीयों द्वारा चुनी हुई एक संविधान सभा होनी चाहिए। और 1946 के कैबिनेट मिशन से संविधान सभा का निर्माण हुआ है। इसको समझिए, पहली बार एम एन रॉय ने कॉन्सेप्ट दिया, 1935 में कांग्रेस ने स्वीकारा, 1942 में पहली बार ब्रिटिश ने स्वीकारा, 1946 में कैबिनेट मिशन से जो वर्तमान का मतलब जो संविधान जिस सभा ने जिसने संविधान बनाया है वो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के अकॉर्डिंग बनी है। तो संविधान सभा की जो संरचना फाइनली जो तय हुई है वो हुई है कैबिनेट मिशन से। ध्यान रखिएगा, इसमें जो कैबिनेट मिशन के बाद के जो जैसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इसके अलावा माउंटबेटन योजना है, उनका संविधान सभा की से लेना देना नहीं है। संविधान सभा कैबिनेट मिशन से ही बनी है। अब ये संरचना की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इस संरचना को आप देख लीजिए, संविधान सभा की संरचना क्या थी। चलिए अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की ये संरचना क्या थी। तो संविधान सभा की संरचना, देखिए संविधान सभा में तय किया गया था 389 सदस्य होंगे। टोटल कुल संख्या जो तय की गई थी वो 389 थी। इसमें 296 सदस्य आपके भारत क्षेत्र से आने थे और 93 सदस्य आने थे ब्रिटिश रियासतों से। ब्रिटिश रियासतों से आने का तात्पर्य है कि वे जो राजा महाराजा का जहाँ शासन था, जो रियासतें थी जिनको पटेल जी ने एकीकृत किया था बाद में, उनसे 93 प्रतिनिधि आने थे। जो 296 थे, इसका भी दो ब्रेकअप है, 292 और 4 जो आने थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत से आने थे, मुख्य आयुक्तों के प्रांत से, ठीक है। और ये 292 बाकी क्षेत्र से आने थे। एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है कि इन सीटों का जो ब्रेकअप है वो जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। जनसंख्या के अनुपात में लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट मानी गई थी। भारत में उस टाइम पे जो भी जनसंख्या थी उसको इस प्रकार डिवाइड किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में पहुंचे। संविधान सभा की हमने संरचना देखी। अब संविधान सभा का चुनाव देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव, देखिए मैंने आपको बताया कि दो तरह के प्रतिनिधि हैं, एक भारत के राज्य क्षेत्र से आए हैं और एक प्रतिनिधि हैं, एक सेट ऑफ प्रतिनिधि हैं जो रियासतों से आए हैं। तो जो भारत के क्षेत्र से आए हैं, भारतीय क्षेत्र से आए हैं, भारतीय क्षेत्र से राज्य क्षेत्र आप कह सकते हैं, राज्य क्षेत्र से जो आए हैं, इनका चुनाव हुआ था, इनको चुना गया है। चुना गया है का मतलब ये हो गया कि इनका चुनाव हुआ है। चुनाव कैसे हुआ है ध्यान रखना है आपको, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से का तात्पर्य ये है कि इन्हें प्रांतीय जो विधानमंडल हैं, प्रांतीय विधानमंडल द्वारा चुना गया था। और चुना कैसे गया था? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इस प्रणाली के द्वारा इनको प्रांतीय विधानमंडल के चुने हुए सदस्यों द्वारा संविधान सभा के लिए चुना गया था। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था और दूसरा, इनको चुनने के लिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया था, जो आप राष्ट्रपति चुनाव में भी देखते हैं। दूसरा जो सेट ऑफ प्रतिनिधि हमने बात की वो आए थे रियासतों से।
रियासतों से जो प्रतिनिधि आए थे इनका सीधा सीधा किया गया था मनोनयन, इनका कोई चुनाव नहीं हुआ है। उनके जो रियासतों के जो महाराजा थे, रियासतों के जो प्रमुख थे, जिन्हें महाराजा कह सकते हैं, अब रियासतों के प्रमुखों ने इनका मनोनयन किया और मनोनयन से ये पहुंचे हैं संविधान सभा। तो याद रखने की जो चीज है आपकी, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत थी। ये आपको अगेन ध्यान रखना है, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत थी। ठीक है। बाकी जो पहली संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है, ये हुई है 9 दिसंबर 1946 को। जब पहली बैठक हुई तो इन्होंने एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना था जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। जब पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया, क्यों चुना था? क्योंकि ये वरिष्ठतम सदस्य थे। ठीक है। उसके बाद में स्थायी सदस्य चुना गया, स्थायी अध्यक्ष, माफी चाहूंगा, स्थायी अध्यक्ष आपको सभी को पता है किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगली बात जो थी वो थी कि यह जो संविधान सभा थी ये संप्रभु थी। संप्रभु से तात्पर्य किसी दबाव में कार्य नहीं करना। तो उस टाइम का सबसे बड़ा दबाव क्या था? ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिश के दबाव से ये मुक्त थी। संविधान सभा को पूरी पावर्स दी गई थी कि वो किसी भी कानून को संशोधित कर सकती है। परिवर्तित और संशोधित एक ही बात है। संशोधित कर सकती है, समाप्त कर सकती है, और कोई भी साधारण कानून या कोई भी किसी भी प्रकार का कानून इंट्रोड्यूस भी कर सकती है, शामिल कर सकती है। ठीक है। तो ये पूरी तरीके से संप्रभु संविधान सभा थी। अब संविधान सभा द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया गया था, जो आप समझ सकते हैं कि एक संविधान सभा किसी भी देश के लिए बनेगी तो उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हो सकते हैं। जैसे संविधान का प्रारूप बनाना, उस देश के लिए राष्ट्रगान का सिलेक्शन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सिलेक्शन करना, ये सारे बेसिक काम संविधान सभा, कोई भी देश की संविधान सभा करेगी। ठीक है। अब हम ये टॉपिक लगभग ख़त्म हो गया है। इससे जुड़े हुए जो आपके टेस्ट सीरीज में सवाल आए हैं वो देख लेते हैं कि वो सवाल कैसे रहे हैं। ठीक है। और कोशिश करते हैं कि क्या इस दी गई इन्फॉर्मेशन से वो सवाल सॉल्व होने की स्थिति में है कि नहीं है। तो ये सवाल आपकी टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं। एक एक करके हम इन सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो PDF के हिसाब से है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उस PDF में पूछा गया है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछा गया है कि यह पूर्णतः संप्रभु निकाय थी। अभी हमने बात की कि यह पूर्णतः संप्रभु निकाय थी, यह किसी भी दबाव में कार्य नहीं कर रही थी। दूसरा, यह भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त या परिवर्तित कर सकती थी। संप्रभु का तात्पर्य ही यही होता है कि ये शक्तियाँ उस संविधान सभा के पास होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर वह किसी भी कानून को निरस्त या परिवर्तित कर सकती थी। तो यह कथन भी सही हुआ। अगला कथन है, देशी रियासतें संविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुई। ये गलत कथन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 93 प्रतिनिधि संविधान सभा में देशी रियासतों से सम्मिलित होना प्रस्तावित था। तो और बाद में ये शामिल भी हुए, जिनकी बाद में संख्या 70 हो गई थी, क्योंकि बाद में पाकिस्तान अलग हो गया था। तो ये प्रतिनिधित्व तो था। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो हो गया आपका गलत। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। तो उत्तर आपका फाइनली आता है 1 और 2। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है मानवेंद्र नाथ रॉय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। हमने बताया बिल्कुल एम.एन. रॉय, जिनका शॉर्ट नेम है, पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय है। उन्होंने ही संविधान सभा के कॉन्सेप्ट को दिया था। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने अपनाया, 1942 में क्रिस मिशन में ब्रिटिश ने अपनाया और फाइनली कैबिनेट मिशन से हमारी संविधान सभा बनी है। यह विविल प्लान द्वारा तैयार योजना पर आधारित थी। अब बताइए, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो कैबिनेट मिशन पर आधारित थी। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किए गए थे। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपको बताया कि दो तरह के प्रतिनिधि थे, एक तो निर्वाचित और एक मनोनीत। मनोनीत कहाँ से थे? मनोनीत थे रियासतों से। शाबाश, ठीक है। तो इसका आंसर बनाइए। सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो आंसर आपका हो जाता है 1 और 3, आंसर बी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा संपन्न किए गए थे? तो मैंने आपको बताया कि बेसिक सारे काम संविधान सभा करेगी। भारतीय संविधान का मसौदा, बिल्कुल बेसिक काम ही यही है, इसीलिए संविधान सभा को बनाया गया है। भारत के राष्ट्रीय गीत का अंगीकरण, बिल्कुल ठीक बात है। साधारण कानूनों का अधिनियमन, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका तो आसान सवाल है, 1, 2 और 3 तीनों जो कथन है वो सही है। अगले 2 सवाल और देखिए जो संविधान सभा से आपके टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं। 15वां सवाल है कि भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन कैबिनेट मिशन द्वारा तैयार की गई योजना के अंतर्गत किया गया था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान की संरचना तय हुई थी। इसके सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया था। बिल्कुल गलत कथन। क्यों? क्योंकि इसका न तो डायरेक्ट जनता द्वारा चुना गया था, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था पहली चीज, और विधानमंडल के द्वारा चुना गया था। और जो आधे कुछ सदस्य थे, 70 सदस्य थे, वो रियासतों के द्वारा मनोनीत थे। तो केवल एक कथन सही है। अगला सवाल 17 बहुत आसान सवाल है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था? उत्तर आप सभी जानते हैं, एम.एन. रॉय। तो संविधान सभा का जो टॉपिक है उससे जुड़े हुए हमने जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो देखी, और इससे जुड़े हुए जो सवाल आपकी टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं वो हमने देखी। इससे जुड़े और कोई भी सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वो निश्चित तौर पर आप परीक्षा में हल करने की स्थिति में होंगे। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय जो टेरिटरी है उसका कैसे निर्माण हुआ है या उसको कैसे संशोधित किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें संघ और उसका राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि संघ और राज्य क्षेत्र का जो आर्टिकल है संविधान के, जो अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद 1 से 3 में इसके बारे में चर्चा की गई है। मैं तीनों आर्टिकल को आपके सामने एक बार प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं या पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, तो जो बेयर्स एक्ट जिसको हम बोलते हैं या जो संविधान का जो मूल पाठ है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए कि 90% सवाल उस मूल पाठ से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने ये तीनों आर्टिकल आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। तो जो पहला अनुच्छेद है वो ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, मतलब पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, भारत अर्थात इंडिया, पहला हिंदी का नाम है, अर्थात इंडिया अंग्रेजी का नाम है, राज्यों का संघ होगा। तो पहली चीज़ तो यही आ गई कि भारत एक राज्यों का संघ है, यह कोई परिसंघ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको राज्यों का संघ कहा गया है। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अब देखिए, ये पहली अनुसूची आपको बताती है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित है।
अब देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, जितने भी भारत के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वो सारे मिलाकर भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। दूसरा यूटीज़, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दादर नगर हवेली है, दमन दीव है, जितने भी यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और तीसरा जो अर्जित क्षेत्र है, अर्जित क्षेत्र से तात्पर्य ये है कि जिन जो हो सकता है आपने एक्वायर किए हों, जैसे सिक्किम को हमने एक्वायर किया था, तो सिक्किम इस अर्जित क्षेत्र में आएगा। कुछ टाइम तक इसी अर्जित क्षेत्र में सिक्किम रहा भी था। तो 3 तरह के भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। ठीक है, मतलब भारत का राज्य क्षेत्र इन 3 से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 2 जो कहता है वो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, कि भारत के राज्य क्षेत्र में अब नए राज्य, राज्य का मतलब राज्य, राजस्थान राज्य, हरियाणा राज्य, ऐसे जो राज्य हैं उनकी बात कर रहा है। तो अब इसमें देखिए क्या लिखा है, संसद। पहली चीज तो ये संसद, मतलब नए राज्यों का प्रवेश संसद के द्वारा होगा। कैसे होगा? विधि द्वारा। विधि द्वारा भी कैसे होगा? ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। ध्यान दीजिए, अगला पहले एक अनुच्छेद 3 पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर 2 को एक बार फिर से देखते हैं कि संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो भारत के राज्यों के राज्य क्षेत्र में नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 जो कहता है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग राज्य हैं, उनकी सीमा में, नाम में या किसी प्रकार का क्षेत्रफल में कम करना, बढ़ाना, उनकी सीमा परिवर्तित करना, नाम बदलना, इन सब की जो चेंजेस होंगे वो होंगे अनुच्छेद 3 से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नया राज्य बना, तो आप बताइए अनुच्छेद 2 से बना कि अनुच्छेद 3 से बना? बिल्कुल ठीक बात है, अनुच्छेद 3 से बना, क्योंकि एग्जिस्टिंग था आंध्र प्रदेश राज्य। तो एग्जिस्टिंग से जब एक राज्य की सीमा में परिवर्तित करके आप नया राज्य बना रहे हैं तो अनुच्छेद 3 में बनेगा। अनुच्छेद 2 वो है जो अभी राज्य है नहीं, जिसको आप राज्य बना रहे हो। मान लीजिए कल को दमन दीव को आप एक राज्य बनाते हैं, तो ये अनुच्छेद 2 से है, क्योंकि ये पहले से राज्य नहीं है, ये राज्य बनाया जाएगा, नया क्रिएट किया जाएगा, तो वो उसके लिए आपको अनुच्छेद 2 का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी आना जरूरी है अनुच्छेद 2 और 3 में। अगला जो ये है, ये प्रक्रिया लिखा है कि कैसे जो भारत का राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो प्रावधान है उनकी प्रक्रिया क्या होगी। तो ये मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसको समझिए कि कैसे कोई भी राज्य बनाने का बिल हो, विधेयक हो, राज्य का नाम परिवर्तित हो या ऐसा कोई भी बिल हो, तो वो कैसे आएगा। तो पहली चीज़ जो वो ध्यान रखनी है कि सारी शक्तियाँ किसको दी गई हैं? संसद को। तो कहाँ प्रस्तुत होगा? ये संसद में प्रस्तुत होगा, और संसद के भी किसी भी सदन में प्रस्तुत इसको किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, इसे राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। पूर्व सहमति मतलब राष्ट्रपति को पहले बताना होगा कि हम ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत करने वाले हैं। जब राष्ट्रपति की सहमति से संसद में प्रस्तुत करोगे तो राष्ट्रपति बीच में एक गतिविधि करता है, वो ये है कि वो यह प्रस्ताव राज्यों के विधानमंडल को भेजेगा, इस पर अपनी राय देने के लिए। इसकी एक समय सीमा तय करेगा कि इतने समय में आप इस विधेयक पर या ये जो प्रस्ताव आया है इस पर अपनी राय दीजिए। राज्यों के विधानमंडल उस निश्चित समय सीमा में राष्ट्रपति को वो राय भिजवाएंगे। इस राय आने के बाद में संसद के पास ये पूरी पावर है कि वो अनुच्छेद 1, 2, 3 की शक्तियों का प्रयोग करके राज्यों की स्थापना
परिवर्तन, अर्जन, नाम परिवर्तन, मतलब जो भी राज्यों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो कर सकती है। अब आपके दिमाग में एक दो सवाल उठने चाहिए कि राज्यों के विधानमंडल इस विधेयक के मान लीजिए विपक्ष में है। मान लीजिए कल को एक प्रस्ताव आता है कि एक राज्य को दो राज्यों में बांटा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश का ही प्रपोजल पहले उस समय आया होगा। तो राज्यों को मान लीजिए आंध्र प्रदेश की विधानमंडल ने लिखकर भेजा कि हमारी राय ये कहती है कि तेलंगाना को अलग नहीं किया जाए। तो क्या संसद के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहला बात यह है कि संसद इस प्रस्ताव को जो राज्य विधानमंडल ने भेजा है इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको, संसद इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, अगर निश्चित समय सीमा में यह राय नहीं आती है तो संसद उसके लिए इंतजार भी नहीं करेगी। मतलब यह है कि राज्य के विधानमंडल केवल और केवल राय देने के लिए है। इस राय को संसद माने या नहीं माने ये संसद की अपनी चॉइस है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है कि राष्ट्रपति की सहमति आएगी, राष्ट्रपति इस दौरान राज्य विधानमंडल को राय के लिए भेजेगा, उसके बाद संसद उस विधेयक को पारित करेगी और पारित कर इसको कर सकती है। अब जो पारित करना है उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के तहत प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब ये है 368 में दो तरह की प्रक्रिया दी गई है, एक संविधान संशोधन की 2/3 बहुमत वाली प्रक्रिया और आधे विधानमंडल की सहमति वाली प्रक्रिया। तो वो आवश्यक नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि साधारण विधायी प्रक्रिया से इस कार्य को संपादित किया जा सकता है। साधारण विधायी प्रक्रिया का सीधा सीधा मतलब ये भी है कि इसे साधारण बहुमत से आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फ्लो चार्ट था जो आपको समझना था कि संघ और राज्य क्षेत्र में आपको क्या ध्यान रखना है। दो चीजें और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है संघ और राज्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, वो ये है सीमा विवाद। एक टॉपिक आता है सीमा विवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है जानना। सीमा विवाद के लिए क्या संविधान में संशोधन की आवश्यकता है कि नहीं है, और क्या इसके तहत साधारण विधायी प्रक्रिया काफ़ी है कि 368 का उपयोग किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, इसको सीमा विवाद आप कैसे सुलझाएंगे पहले ये समझ लीजिए। सपोज भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सीमा विवाद है। एक उदाहरण लेके ही समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत है और बांग्लादेश है के बीच में एक सीमा विवाद है जिसको हम निपटाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सीमा विवाद ना तो भारत सुलझा सकता ना बांग्लादेश सुलझा सकता, क्योंकि भारत अड़ा रहेगा, बांग्लादेश अड़ा रहेगा। तो कोई हमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल हो सकती है, वैश्विक कोई संस्था हो सकती है। हम मान लेते हैं कोई वैश्विक संस्था ए है जिसके लिए भारत भी राज्य है और बांग्लादेश भी राज्य है। जैसे आर्बिट्रेशन अपने जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं वैसा ही है कि भारत भी राज्य है और बांग्लादेश भी राज्य की ए संस्था को ये सीमा विवाद सुलझाने का जिम्मेदारी दिया जाए। तो अब क्या करेगा, ए सीमा विवाद को सुलझाएगा। वो बताएगा कि भाई भारत का ये दावा सही है, बांग्लादेश का ये दावा सही है, तो ये इस तरीके से सुलझाया जा सकता है। तो जब ये सीमा विवाद सुलझाने का काम हम संस्था ए को दे रहे हैं, इसके लिए किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, मान लीजिए ये संस्था को दिया तो इसके लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं लेकिन अगर मान लीजिए कोई राज्य क्षेत्र या भूमि का हस्तांतरण शामिल है, तो 368 की प्रक्रिया का पालन करना होगा। मतलब जैसे मान लीजिए ए संस्था ने, वैश्विक संस्था ने बोला भारत को कि 100 स्क्वायर किलोमीटर आपको बांग्लादेश को हस्तांतरित करना है।
तो इसके लिए आपको 368 की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ एनक्लेव्स हमने भारत ने बांग्लादेश को दिए थे, कुछ एनक्लेव्स भारत को मिले बांग्लादेश से, लेकिन एट द एंड ऑफ नेट जिसको हम बोलते हैं, उसमें भारत को कुछ भूमि क्षेत्र बांग्लादेश को देना था, तो उसके लिए उनको 368 की प्रक्रिया का पालन करना पड़ा। ये इसके लिए साधारण विधायी प्रक्रिया सफिशिएंट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आनी बहुत जरूरी है। आप विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी किसी और को दें, कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उससे में भूमि का आदान प्रदान शामिल है तो आपको 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इस टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी। इससे जुड़े हुए सवाल अभी हम देख लेते हैं। देखिए, इससे जुड़े हुए सवाल जो टेस्ट सीरीज में आपके पूछे गए हैं। 46 नंबर सवाल है, राज्यों का पुनर्गठन करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। देखिए, फ्लो में गलत नहीं पढ़ना है। राज्यपाल नहीं होगा, कौन होगा? राष्ट्रपति। तो ये कथन हो जाता है गलत। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कानून अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमने देखा कि साधारण विधायी प्रक्रिया से ही हो जाएगा, तो ये 368 के तहत संशोधन नहीं होगा। तो आपका उत्तर हो जाता है बी। ठीक है, अगला सवाल, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यपालिका के आदेश द्वारा किसी भारतीय क्षेत्र का हस्तांतरण अन्य देश को किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। भारतीय क्षेत्र का जब भी हस्तांतरण होगा, कौन सी प्रक्रिया होगी? अनुच्छेद 368 की। अगला पढ़िए, भारत और किसी अन्य क्षेत्र के सीमा विवाद निपटाने के लिए संविधान निपटाने के लिए आवश्यकता नहीं है, निपटा लो। उसके बाद अगर भूमि क्षेत्र का हस्तांतरण करना है तो आपको अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। तो ये सही हो जाएगा, केवल 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आसान लगेंगे सवाल। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई दिमाग में, फिर सवालों में बहुत ज़्यादा नहीं होता। बस रीडिंग आप सही से करें, कीवर्ड्स को पकड़ें और आप टिक करते हुए चले जाएं। अगला सवाल देखिए, इसमें पूरा टॉपिक ही आ जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद द्वारा किसी मौजूदा राज्य से एक नए राज्य का गठन करने के बारे में सही है? मौजूदा राज्य से नया राज्य गठन कर रहे हैं, याद कीजिए अनुच्छेद कौन सा? 2। वेरी गुड, सॉरी 3। 2 में तो नए राज्य की स्थापना है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? नहीं होती। इस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। आवश्यक है क्या? नहीं है। नहीं भी देगी तो भी संसद कर देगी, तो ये आवश्यक नहीं है। विधानमंडल को एक ऑप्शन की तरह रखा गया है, आवश्यक नहीं है। संसद द्वारा इस विधेयक को एक साधारण विधायी प्रक्रिया और साधारण बहुमत के माध्यम से, यही हमने अभी देखा कि 368 की प्रक्रिया नहीं, साधारण विधायी प्रक्रिया काफी है। तो ये उत्तर हो जाता है सही। तो आपका उत्तर हो गया सी, सही। ठीक है, तो देखिए कितना आसान लग रहे हैं सवाल। एक लास्ट सवाल और देखते हैं, ये और भी आसान है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है? अब सीधा सीधा अनुच्छेद 2 में हमने देखा था, 3 में भी लिखा हुआ है। कौन करेगा? संसद करे। ठीक है, तो ये आसान सवाल थे इस टॉपिक से जुड़े हुए। अभी हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग ये फैक्चुअल है। आप बेयर्स एक्ट पढ़िए और लक्ष्मीकांत का एक बार रिवीजन कर लीजिए, मूल अधिकार आपका लगभग कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल जितने टॉपिक्स थे वो मैंने ले लिए हैं। मूल अधिकार में अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो टॉपिक मैं ले लूँगा। लेकिन मुझे ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं मिला जिसको मैं कवर करूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें मिली जो आपको समझनी ज़रूरी है। फैक्चुअल में अगर हम देखें तो ये भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 आर्टिकल मूल अधिकार के हैं। 6 मूल अधिकार हमको दिए हुए हैं जो आपको याद होने चाहिए। इनफैक्ट आपको सारे मूल अधिकार याद होने चाहिए जिनकी शुरुआत 14 से लेके 32 तक होती हैं। ये सारे मूल अधिकार आपको याद करने। MTR का मतलब है मैटर टू रिमेंबर या मुझे तुम रटो। ठीक है, तो 14 से 32 आपको याद होने चाहिए।
मूल अधिकार जो कॉन्सेप्ट है वो राज्य के विरुद्ध है, निजी लोगों के भी विरुद्ध है, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि राज्य आपके साथ कुछ गलत नहीं करे, इसलिए आपको ये मूल अधिकार दिए गए हैं। आपका शोषण वगैरह के जो अधिकार है वो निजी क्षेत्र के लिए भी हैं, तो केवल ये नहीं कह सकते कि राज्य के विरुद्ध है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो राज्य के विरुद्ध सुरक्षा के लिए दिया गया है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों के लिए हैं, आपको इनको याद रखना है। अगेन मैं कह रहा हूँ MTR, मुझे तुम रटो। ये हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। रट लो इनको, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। 15 है आपका, पता है आपको, समानता के अधिकार में आता है ये। 16 लोक नियोजन में समानता की बात करता है। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। 29 और 30 जो है हमारे वो है जो ये है जो भाषाई जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार से आप याद रख सकते हो। 19 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकार है, ठीक है। अगली चीज जो न्यायालय में ये प्रवर्तनीय हैं, अर्थात अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, जिसको संविधान का संरक्षक या मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट में जाओ, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सीधे चुनौती दो कि मेरा मूल अधिकारों का हनन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा केस। तो ये न्यायालय में क्या है, प्रवर्तनीय है। DPS भी प्रवर्तनीय नहीं है और मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब न्यायालय में अगर हनन होने पर आप उसका सॉल्यूशन मांग सकते हो। लास्ट है, ये असीमित नहीं है। असीमित नहीं है से तात्पर्य ये है कि ये युक्ति युक्त निर्बंधनों के अधीन है, अर्थात कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं जिसके आधार पर इन पे निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। जैसे अगर आप याद करेंगे तो आर्टिकल 19 के 8 युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये असीमित नहीं है, स्थायी नहीं है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। संसद चाहे तो इनमें विशेष बहुमत के तहत परिवर्तन कर सकती है। तो बेसिक एक जानकारी दे दी मैंने आपको। बाकी आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपन इसको डिस्कस करते हैं कि किन क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अपन वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अभी क्वेश्चंस को देखते हैं मूल अधिकार से रिलेटेड। एक प्रश्न है मार्शल लॉ से रिलेटेड। देखिए मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो संविधान में है, लेकिन केवल एक इंडिकेटिव चर्चा की गई है आर्टिकल 34 में। मार्शल लॉ को ऐसे समझ लो ये सैन्य शासन है। ये प्रश्न डालने के पीछे उद्देश्य ये था कि आपको केवल ये समझ में आने चाहिए आपातकाल और सैन्य शासन में क्या अंतर है। आपातकाल अलग चीज़ है, सैन्य शासन अलग है। सैन्य शासन से तात्पर्य ये होता है कि उस क्षेत्र का शासन अब सैनिक कानूनों से चलाया जाएगा, सामान्य कानून व्यवस्था वहाँ पर हटा दी जाएगी और सैन्य जो कानून है उसके आधार पर व्यवस्था चलाई जाती है। आपातकाल में नॉर्मल कानून रहते हैं, केवल मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझिए। देखिए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है। देखिए अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के बारे में बात तो है, लेकिन कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि मार्शल लॉ ये होता है, इस कंडीशन में आपको आप मान सकते हैं कि मार्शल लॉ होगा और ये चीज़ें होंगी। केवल इंडिकेटिव चर्चा है, तो ये पहला कथन हो जाता है आपका गलत। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप निकाल सकते हैं, पहला गलत हो जा रहा है तो आपके पास 2 ही उत्तर बचते हैं। दोनों में 3 सही है, इसका मतलब तीसरा तो सही है। यह केंद्र राज्य संबंधों व मूल अधिकारों दोनों को प्रभावित करता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पूरे तरीके से क्षेत्र का शासन किसके आधार पर होगा, वो सैन्य शासन के आधार पर होगा। तो कई मूल अधिकार भी प्रभावित हो जाएंगे, केंद्र राज्य संबंध भी प्रभावित हो जाएंगे। तो आपका आंसर बनता है B फॉर बॉम्बे। अगला ये देखिए, ये वाला सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार
केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं। तो मैंने आपको रटाया था 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, देख लो। पहला क्या, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यह है आर्टिकल नंबर 14। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 21, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म का अधिकार ये आता है आपका 25 से 15 और 16 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन सा बन रहा है। पहला बिल्कुल केवल भारतीयों को है, 14 लिस्ट में है नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। प्राथमिक शिक्षा लिस्ट में है नहीं है, फोर्थ है। तो आंसर क्या हो गया, 1 और 4, सी आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब पहला है इसमें, इन्हें केवल, देखिए ऐसे जब भी केवल वेवल आए तो एक बार सतर्क हो जाइए यहाँ पे। इन्हें केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से ही प्रवर्तित किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद शायद 35 या 33 में लिखा है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संसद चाहे, मतलब संसद को यह प्राधिकार दिया गया है, कानून बना सकती है। देखिए केवल और केवल संसद को है, राज्य को नहीं है ये पावर, है ना, कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कानून बना सकती है। जैसे अस्पृश्यता आर्टिकल 17 में है मूल अधिकार, तो इसको लागू करने के लिए एट्रोसिटीज एक्ट आया है। ठीक है, तो ये किसने बनाया, संसद ने बनाया। ठीक है, तो संसद बना सकती है, लेकिन कुछ मूल अधिकार स्वतः प्रवर्तित हैं। कुछ मूल अधिकार क्या हैं, स्वतः प्रवर्तित हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कौन सा अधिकार है जो स्वतः प्रवर्तित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वतः प्रवर्तित अधिकार है, इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको क्या है, केवल संसद द्वारा इन्हें केवल संसद द्वारा कानून के माध्यम से ही प्रवर्तित किया जाता है। स्वतः प्रवर्तित भी तो हैं, गलत हो गया। स्थायी प्रकृति के नहीं है, मैंने बताया था एक संशोधन हो सकता है। ये केवल राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। अब देखो केवल अगेन आ गया, मैंने कहा था कि राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध हैं लेकिन केवल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो आंसर होता है आपका कोई नहीं, इन कथन में से कोई भी कथन ठीक नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और विदेशियों को उनसे वंचित रखा गया है। देखिए इसमें थोड़ा और एडिशन करवाता हूँ मैं आपको। मूल अधिकार मैंने बताया 15, 16, 19, 29 और 30, और अन्य अधिकार जो संवैधानिक अधिकारों की श्रेणी में आप रख सकते हो वो है, एक तो वोट डालने का अधिकार और एक है चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, ये दोनों भी केवल और केवल किसको हैं, भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। अब कोई विदेशी तो वोट नहीं डालेगा ना। ठीक है, तो पहला, संसद की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, बिल्कुल ठीक बात है, केवल भारतीयों को। वाक एवं अभिव्यक्ति आर्टिकल 19, केवल भारतीयों को। प्राथमिक शिक्षा 21, गलत, 1 और 2 आंसर। आसान सवाल है, देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो सवाल आसान लगेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किन विषयों पर विधायिका को कानून बनाने की शक्ति है। बलात्श्रम के लिए दंड देना, ये मूल अधिकार है। पुलिस बलों के अब देखिए एक सिंपल सा, ये मैंने जानबूझ के सवाल डाला था कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग के लिए आपके, कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जो कानून बनाने की शक्ति है वो केवल और केवल किसके पास है, संसद के पास है, और किसी के पास नहीं है। यहाँ क्या पूछा है, राज्य विधायिका। तो राज्य विधायिका को कोई भी मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति नहीं है। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य विधायिका को ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। अगले 2 सवाल देखिए, थोड़ा मूल अधिकारों का जो हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है, मूल अधिकारों के बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी लाए थे उससे जुड़े हुए सवाल हैं ये। जब हम कहते हैं कि मूल अधिकार असीमित नहीं है तो हमारा आशय क्या है, ये युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन है। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने कहा था कि असीमित का मतलब ही यही है कि इनके ऊपर कोई ना कोई युक्तियुक्त निर्बंधन लगे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ए।
दूसरा तीसरा भी देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। इन्हें सरकार द्वारा संशोधन करके निरस्त या संशोधित नहीं किया जा सकता, गलत हो जाता है, संशोधन किया जा सकता है। नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है, गलत है, कुछ नागरिकों के लिए कुछ गैर नागरिकों के लिए है, तो आंसर हो जाता है ए। 116 पढ़िए। संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकार कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं मूल अधिकार? ये राज्य की प्राधिकार शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकारों के भाग हैं, गलत बात है। ये देश के मूलभूत कानून द्वारा प्रभुत्व है। मूलभूत कानून से मतलब है संविधान। मूलभूत कानून का जो सेट है वो संविधान कहलाता है, इसके द्वारा प्रत्याभूत है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल अधिकार। ठीक है, अगला ये एप्लीकेशन वाला सवाल है, और लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आसान सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? मतलब मूल अधिकार है कि नहीं है, ये आपको देखना है। देखते हैं। एक किसान अपना खेत बेचता है और कारोबार आरंभ करता है। 19 में के अधिकारों में एक व्यवसाय का अधिकार भी है, तो ये तो मूल अधिकार है। एक व्यक्ति गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवास करता है और वहीं बस जाता है। 19 में ही बस जाने का अधिकार भी है। एक व्यक्ति अपने माता पिता से उत्तराधिकार में संपत्ति का अधिकार अभी मूल अधिकार नहीं है। ये संविधान में 300 कै में लिखा है, लेकिन ये मूल अधिकार नहीं है। पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था, बाद में संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार का निरसन कर दिया गया, तो ये नहीं है। एक व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास रखने से मना कर देता है। 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, ये भी मूल अधिकार है, तो आपका आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, ये आर्टिकल 19 से सवाल है। संविधान द्वारा प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये युक्तियुक्त निर्बंधन क्या आरोपित किए जा सकते हैं कि नहीं है। तो आर्टिकल 19 के 8 युक्तियुक्त निर्बंधन है, जो आप लक्ष्मीकांत से देखेंगे उसमें ये साफ साफ लिखे गए हैं। उनकी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, आपके सॉल्यूशन में भी दिया गया है। 8 युक्तियुक्त निर्बंधन आपके सॉल्यूशन में दिए गए हैं। सॉल्यूशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना, ये 8 युक्तियुक्त निर्बंधन है। तो देखिए, इसमें आप अब जब देखेंगे तो केवल ये वाला है जो युक्तियुक्त निर्बंधनों के अंतर्गत नहीं आता है, तो सही हो जाएंगे आपका 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये मूल अधिकारों से जुड़े हुए सवाल थे। अब हम इसके पश्चात अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो अपन कवर करने वाले हैं वो है आपातकाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये मान लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 सवाल आप आसानी से इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। 3 तरह के आपातकाल हैं, किस में क्या होता है, बारीक बारीक चीज़ें हैं, सारी आज अब अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का ये आधा पौन घंटे का ये जो सेशन है आपातकाल का, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। आई प्रॉमिस यू कि इसके बाद आपातकाल को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी वो बहुत ही बेहतर होगी, और कोई भी सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको कैटेगराइज इस तरीके से किया है कि आपको ये आसानी हो। देखिए, 3 तरह के आपातकाल हैं, इनको मैंने टाइटल्स में उसके बाद में तोड़ा है, तो इसको अपन देखते हैं। पहले 3 तरह के आपातकाल, हम इसको एक टेबल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो आपातकाल है वो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा, जिसको हम राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब देखिए, इसको जो हमने इस चार्ट को समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको विभिन्न सेक्शंस में डिवाइड करें। फिर पहले मैं एक राष्ट्रीय आपातकाल पूरा पढ़ाऊंगा,
फिर राज्य आपातकाल, फिर वित्तीय आपातकाल। लेकिन ये जो मैं फर्स्ट कॉलम में जो लिखने जा रहा हूँ इसी के आधार पे अपन इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहला तो संवैधानिक अनुच्छेद इसके संबंधित कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि घोषणा का आधार क्या है। घोषणा का आधार लास्ट में आपको मैं पूरा मौका दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। और फिर हम इसमें देखेंगे संसदीय अनुमोदन किस प्रकार की आवश्यकता होती है। फिर है उद्घोषणा की समाप्ति। इन 2-3 डायमेंशन में पहले इसको देखते हैं, उसके बाद अगले पेज पर जाएंगे। पहला है संवैधानिक अनुच्छेद। ये मैं साथ साथ बता दे रहा हूँ आपको। संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल का है अनुच्छेद 352, आपको याद होना चाहिए। राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन का है अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल का है अनुच्छेद 360। 4-4 के गैप पे याद रखो, 52, 56 और 60, ठीक है। अब राष्ट्रीय आपातकाल पर अपन फोकस करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या हो सकता है, कैसे ये घोषणा होगी। इसके लिए 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है, इनके घोषणा के 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगर कोई ऐसा विद्रोह हो जाए जिसमें शस्त्र इन्वॉल्व हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके बारे में एक ओरली मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इस सशस्त्र विद्रोह ये 44वें संविधान संशोधन से आया है। इससे पहले ये आंतरिक अशांति थी। आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी का द्वारा लगाया गया आपातकाल आंतरिक अशांति पर आधारित था। इतनी आसानी से आगे ऐसे आपातकाल नहीं लगे, इसलिए इसको 44वें संशोधन से सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो घोषणा वर्तमान में अगर मैं बोलूं, घोषणा के 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। दूसरी चीज ये है कि इसके लिए लिखित सिफारिश करनी होगी। लिखित सिफारिश करनी होगी। कौन करेगा? कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, वो लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को करेगा, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि कैबिनेट जो वर्ड है, केंद्रीय मंत्रिमंडल वर्ड है, वो केवल और केवल इसी आर्टिकल में शामिल हुआ है। इसके अतिरिक्त कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। पूरे संविधान में केवल एकमात्र आर्टिकल है अनुच्छेद 352, जहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। एक ही जगह है ये पूरे संविधान में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद संसदीय अनुमोदन पर आते हैं हम। कैसे, मतलब इसके लिए प्रोसेस क्या होगा? पहला मैंने आपको बोला लिखित सिफारिश कैबिनेट करेगा, उसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। लेकिन आप ऐसे असीमित समय तक के लिए आपातकाल को लागू नहीं रख सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ये घोषणा होती है, इसके 1 माह पश्चात, 1 माह पश्चात नहीं बोलूँगा, 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से, और वो भी कैसे? विशेष बहुमत से, आपको इस घोषणा को सर्टिफाई करना पड़ेगा, इस घोषणा की अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। लिखा है सिफारिश की, लिखित सिफारिश की कैबिनेट ने 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से इसको पास करना होगा, और इसके बाद हर 6 माह में इसको पुनः अनुमोदित करना होगा, ठीक है। हर 6 महीने में इसको वापस हर दोनों सदन के दोनों सदन होने चाहिए, और विशेष बहुमत से हर 6 महीने में इसको पास करना होगा। अगर लोकसभा कार्य में नहीं है तो राज्यसभा को करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आती है इस उद्घोषणा, मान लिया आपातकाल बन चल गया, 6 महीने बाद घोषणाएं हो रही हैं, समाप्त कैसे होगा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के 3 तरीके हैं।
ध्यान से देखिए, पहला तरीका सीधा सीधा राष्ट्रपति की दूसरी उद्घोषणा हो जाए। अर्थात जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति ने लिखित सिफारिश से बोला कि आपातकाल लग गया, राष्ट्रपति एक दूसरी उद्घोषणा कर दे कि आज से इस तारीख से ये आपातकाल वापस लिया जाता है, आपातकाल समाप्ति की घोषणा कर दे, तो दूसरी उद्घोषणा से हो सकता है। दूसरा, हमने देखा 6 माह में बढ़ाना है, 6 माह में अनुमोदन नहीं हो, 6 माह में अनुमोदन नहीं हो तो भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। तीसरा ये कहता है कि 1/10 लोकसभा के सदस्य लिख कर दें कि हम आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको तुरंत सम्मेलन बुलाना होगा। और अगर लोकसभा साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर देती है कि आपातकाल समाप्त किया जाए, तो आपातकाल तुरंत समाप्त हो जाता है। देखिए, आपातकाल को लागू करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उद्घोषणा की समाप्ति के लिए लोकसभा की ये प्रिविलेज है कि केवल लोकसभा 1/10 लिख कर दे दें कि हम आपातकाल समाप्त करेंगे और साधारण बहुमत से पास कर दें, तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक की जानकारी मेरे हिसाब से आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इस चार्ट को कंटिन्यू करेंगे हम आगे। अगला जो आधार है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्रभाव, आपातकाल के प्रभाव। ठीक है, तो देखिए, आपातकाल के प्रभाव, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसको 3 आधार पे हम प्रभाव देखेंगे। एक तो इसका प्रभाव केंद्र राज्य संबंध पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ। केंद्र राज्य संबंध पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, केंद्र राज्य संबंधों को भी हम देखेंगे, कार्यपालिका शक्तियों पर प्रभाव, विधायी शक्तियों पर प्रभाव और वित्तीय प्रभाव क्या होगा। तो पहला आपका हो गया केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव। दूसरा हो गया आपका लोकसभा या विधानमंडल के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये 3 आधार पर अपने को देखना है कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल देख रहे हैं अपन, तो राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र राज्य संबंधों में कार्यपालिका शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों तक केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार हो जाता है। अभी तक देखिए, अभी तक क्या होता है, संघीय व्यवस्था है, राज्य की अपनी कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी, केंद्र की अपनी कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी। लेकिन आपातकाल में केंद्र की शक्तियों का विस्तार हो गया है। अब केंद्र चाहे तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों तक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जो काम राज्य की कार्यपालिका का है वो केंद्र भी कर सकता है। दूसरा, विधायी में क्या होगा कि जो 3 सूचियाँ बनी हुई हैं, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तो राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। अभी नॉर्मल स्थितियों में नहीं बना सकती है, नॉर्मल स्थितियों में राज्य का विधानमंडल बनाएगा, लेकिन आपातकाल अगर लग गया तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति का विस्तार हो जाता है। और वित्तीयों में ये होता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो करों का जो संवितरण है उसको प्रभावित कर सकता है।
वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग करों का जो संवितरण होता है, जैसे 42% अभी राज्यों को वितरित होता है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो इस जो परसेंटेज है, जो वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, उसको परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति का विस्तार, और राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो चाहे तो करों का संवितरण प्रभावित कर सकता है। ये आपातकाल के मुख्य प्रभाव देखने को मिलते हैं। किसके? राष्ट्रीय आपातकाल के। फिर बात आती है लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें यह प्रभाव पड़ता है कि एक वर्ष एक बार में असीमित बार कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और कब तक रहेगा ये कब तक रहेगा? ये कब तक रहेगा? आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने तक, जो पहले हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपातकाल चल रहा था और उन्होंने बढ़ाकर 1 साल बढ़ा दिया और दिसंबर में उसका कार्यकाल खत्म होना, और आपातकाल सितंबर में खत्म हो गया, तो दिसंबर में लोकसभा या विधानमंडल है वो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जो पहले होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की है कि असीमित बार, मतलब आप चाहो तो 1-1 साल करके 10 साल और बढ़ा सकते हो, लेकिन आपातकाल लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपातकाल नहीं लगा है तो फिर कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 6 महीने में, या वो अगर वो समयावधि पहले खत्म हो रही है तो पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो देखना था वो था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को देखिए, मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसमें 2 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। क्या है दोनों आर्टिकल? आर्टिकल 358 कहता है कि यदि जो आपका आपातकाल लगा है वो युद्ध और बाह्य आक्रमण पर है, तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई हैं वो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड हो जाएंगी। मतलब अनुच्छेद 358 एक्टिवेट हो जाएगा अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण से आपातकाल लगा है, और अनुच्छेद 19 की मूल अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं या पोस्टपोन हो जाते हैं या टर्मिनेट हो जाते हैं एक बार के लिए। टर्मिनेट एक्चुअली वर्ड बोलना गलत होता है, क्योंकि आप उनको अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक जो प्रावधान किए गए हैं उसका प्रयोग करते हुए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मूल अधिकार रहता है, लेकिन आप जब उसके परिवर्तन ही नहीं करवा सकते तो वो टेक्निकली सस्पेंडेड है। आर्टिकल 359 ये कहता है कि 20 और 21 अपराध के लिए दोषसिद्धि का अधिकार, और 21 है आपका प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है। 19 तो ऑटोमेटिकली हो गया, और 20-21 को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी मूल अधिकार को सस्पेंड कर सकता है। 358 कब आएगा? अगर घोषणा है युद्ध बाह्य आक्रमण पर, तो ही 358 का प्रयोग होगा, अन्यथा 359 का प्रयोग करके राष्ट्रपति चाहे तो 19 को भी सस्पेंड कर सकता है अगर सशस्त्र विद्रोह का केस है तो। अब समझने के दो तीन मैं लाइनें बोल रहा हूँ, उनको समझिएगा। पहला ये है, क्या 20 और 21 कभी भी किसी भी आपातकाल की स्थिति में सस्पेंड हो सकता है? आंसर है नो। 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। 20 है अपराध के लिए दोषसिद्धि और 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कोई भी आपातकाल आपकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है।
क्या केवल अनुच्छेद 19 आपका सस्पेंड होगा? बिल्कुल नहीं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो 359 की शक्तियों का प्रयोग करके अन्य मूल अधिकारों को भी छीन सकता है, एक्सेप्ट 20 एंड 21। क्या सशस्त्र विद्रोह के केस में अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं निलंबित होती हैं? स्वतः निलंबित नहीं होंगी, लेकिन 359 की शक्तियों का प्रयोग करके अगर राष्ट्रपति घोषणा कर दे तो हो सकता है। तो ये बारीक बारीक चीज़ें थी जो घुमा फिरा के आपको पूछी जा सकती हैं रिगार्डिंग द आपातकाल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें और देखेंगे हम। वो ये है कि अब तक कितनी बार ये घोषणाएं हो चुकी हैं। अब तक की घोषणाएं, अब तक आपातकाल 3 बार लग चुका है, 3 बार, 1962, 1971 और 1975। 1962 में आपको ध्यान था भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 था आंतरिक अशांति। सशस्त्र विद्रोह बाद में आया है, मैंने आपको बताया अशांति। तो 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। एक बार शॉर्ट में फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको ताकि क्लैरिटी आ जाए। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद है 352। 3 आधार पर घोषणाएं हो सकती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। प्रोसेस ये कहता है कि लिखित सिफारिश मंत्रिमंडल को देनी होगी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। जैसे ही घोषणा करता है 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना होगा और हर 6 महीने में आपातकाल को बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव को पारित करना होगा, जिसके लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। आपातकाल को समाप्त कैसे करेंगे? 3 तरीके हैं। राष्ट्रपति या तो दूसरी उद्घोषणा कर दे कि हम आपातकाल को इस स्थिति से समाप्त करें, समाप्त हो जाएगा। दूसरा, जो 6 महीने के आवर्ती पर आपको अनुमोदन लेने की आवश्यकता थी, अगर वो अनुमोदन नहीं मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली उसी डेट से समाप्त हो जाएगा। तीसरा तरीका, लोकसभा को एक्सक्लूसिव पावर दी गई है कि अगर 1/10 सदस्य लिख कर दे दें कि हम आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं, तो स्पीकर को तुरंत एक सम्मेलन बुलाना होगा और उसके बाद में अगर उसको साधारण बहुमत से पास कर देते हैं तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो केंद्र राज्य संबंधों पर 3 तरीके से प्रभाव पड़ता है: कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय प्रभाव। कार्यपालिका शक्तियों में यह प्रभाव पड़ता है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्ति तक भी हो जाता है। चाहे तो केंद्र राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग भी कर सकता है। विधायी शक्तियों में यह है कि राज्य सूची के विषयों पर संसद चाहे तो कानून बनाने का शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। वित्तीय प्रभाव ये रहता है कि अगर राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि संसद जो केंद्र राज्य के बीच में करों का संवितरण है उसको प्रभावित कर सकता है। जैसे वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं टेम्पररी रूप से उनको रोका जा सकता है और उस वित्तीय वर्ष तक वो चीज़ें लागू रहती हैं। फिर है कि लोकसभा और विधानमंडल के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 1 वर्ष आप कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, कितनी बारी भी बढ़ा सकते हैं, और मैक्सिमम 1 वर्ष का बढ़ा सकते हैं। 1 वर्ष बढ़ाकर आप कितने बार भी बढ़ाया जा सकता है। मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मौलिक अधिकार पर अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण से आपातकाल की घोषणा हुई है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। इसका आर्टिकल है 358, जिसके तहत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि अगर वह चाहे तो किसी मूल अधिकार को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन किसी भी हालत में अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के दोष सिद्धि का अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणाएं की गई हैं। वो हैं 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। तो दिस इज द समरी ऑफ नेशनल इमरजेंसी। चलिए इन्हीं डायमेंशंस पर अब हम देखते हैं राज्य आपातकाल को। डायमेंशन अगेन संवैधानिक अनुच्छेद हमने देखा। संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल का है अनुच्छेद 356। फिर है घोषणा का आधार।
देखिए, घोषणा का आधार राज्य जो आपातकाल है उसकी घोषणा का आधार कि एक चार्ट के माध्यम से समझिए कि एक संविधान का अनुच्छेद है 355। इसमें क्या कहा गया है कि केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र का कर्तव्य है क्या, राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चले। ठीक है, 355 आधार है राष्ट्रपति शासन लगने का। राष्ट्रपति शासन लगने के दो कारण हो सकते हैं 355 को आधार मान के। पहला तो यही है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, और दूसरा है अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र का निर्देश पालन न कर पाए। समझिए इस चीज को। संवैधानिक तंत्र की विफलता से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए चुनाव हुए, त्रिशंकु विधानसभा बन गई और सरकार नहीं बन पा रही, तो क्या होगा? संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, क्योंकि एक सरकार, संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार बनने की परिस्थितियां खत्म हो गई हैं। तो केंद्र चाहे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। दूसरा है 365 के तहत केंद्र ने कोई निर्देश दिया और उसका पालन राज्य नहीं कर पाया। जैसे आपको ध्यान होगा कि रेलवे जो है, रेलवे केंद्र सरकार की संपत्ति है। अब मान लीजिए दंगे हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है कि रेलवे की परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केंद्र ने राज्य को बोला कि आप हमारी ये जो रेलवे की जो संपत्ति है इसकी सुरक्षा कीजिए, और राज्य ये कर पाने में असफल हो जाए, तो केंद्र के पास पूरा रीजन बनता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। तो ये दो आधार हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, संसदीय अनुमोदन। तो संसदीय अनुमोदन होगा भाई इसका 2 माह में। ठीक है, विशेष बहुमत नहीं चाहिए, सामान्य बहुमत पर्याप्त है। और वही 6 माह बाद इसको पुनः इसका अनुमोदन लेना पड़ेगा। इसमें एक चीज है, वो ये है कि मैक्सिमम आप 1 वर्ष तक, ऐसे 6 माह दोबारा लिया आपने, 1 वर्ष से अगर आपको आगे बढ़ाना है राष्ट्रपति शासन को, अगर आप 1 साल से आगे बढ़ाना चाहते हो, तो 2 में से 1 कंडीशन का होना जरूरी है। पहला है, एक तो इमरजेंसी हो भारत में कहीं। इमरजेंसी का मतलब नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 वाली इमरजेंसी। भारत के पूरे क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में इमरजेंसी हो, या निर्वाचन आयोग लिख के कह दे कि ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस राज्य में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, तभी आप उसको 1 साल से आगे बढ़ा सकते हो। तो ये ध्यान रखना है। आपातकाल के केस में ऐसा नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति शासन में अगर 1 साल से आगे बढ़ाना, तो इन 2 कंडीशन में 1 कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। चलिए प्रभाव देखते हैं, आपातकाल के क्या प्रभाव हैं। कार्यपालिका शक्ति पर क्या प्रभाव है? तो आप ये कार्यपालिका और विधायिक दोनों शक्तियां राष्ट्रपति को हस्तांतरित हो जाएगी। कार्यपालिका जो शक्ति है, राष्ट्रपति जनरली राज्यपाल या अपना किसी प्रतिनिधि के माध्यम से संपादित करता है। कार्यपालिका, क्योंकि मुख्यमंत्री तो रहा नहीं, मंत्री परिषद नहीं रही, तो अब कौन करेगा? राष्ट्रपति शासन का मतलब यही है कि राष्ट्रपति शासन कर रहा है, तो राष्ट्रपति अपने किसी प्रतिनिधि, जो जनरली राज्यपाल होता है, या किसी और प्रतिनिधि के माध्यम से उस राज्य का संचालन करता है। विधायी केस में राष्ट्रपति क्या दे देता है कि वो संसद को यह विधायी शक्तियां दे देता है। तो अब राज्य की जो विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद करती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि राज्य एक विधानमंडल जो विधेयक लाने वाला है, या कोई बिल लाने वाला है, या कोई कानून बनाने वाला है, तो वो कानून अब कौन बनाएगा? अब वो संसद बनाएगी। वित्तीय शक्तियों पर भी क्या है? राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति खुद ही अपने प्रतिनिधि या संसद के माध्यम से वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है,
लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव, इसका कोई संबंध नहीं है राष्ट्रपति शासन से। मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मूल अधिकार पर राष्ट्रपति शासन हो या चाहे वित्तीय आपातकाल हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल अधिकार सारे यथावत बने रहते हैं। अब तक की घोषणा 125 से भी ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन विभिन्न राज्यों में लगाया गया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफी रही है। विवादाग्रस्त, ये विवादास्पद भी रहा है कि राष्ट्रपति शासन पे काफ़ी विवाद भी हुए हैं, तो ये भी एक इशू है, मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल का इशू है कि केंद्र कई बार ज़बरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगाता है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एनीवेज, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम अब आएंगे वित्तीय आपातकाल पर। छोटा है वित्तीय आपातकाल। घोषणा का आधार देखिए, आर्टिकल है 360। घोषणा का आधार एक ही है, वो है कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए। क्या, किस बात के लिए? ऐसी परिस्थिति आ गई है, ऐसी स्थिति है जिसमें भारत की वित्तीय स्थिति खतरे में है। भारत की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो राष्ट्रपति की संतुष्टि के आधार पर राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति घोषणा कर देगा, ठीक है। राष्ट्रपति की संतुष्टि जनरली मंत्री परिषद की संतुष्टि है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी काम स्वयं नहीं करता है। संसदीय अनुमोदन अगेन 2 माह में, साधारण बहुमत। बार बार इसकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इसके लिए ये नहीं है कि हर 6 महीने में, जैसे राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल का केस था जहां पर हर बार आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। वित्तीय आपातकाल के केस में ऐसा नहीं है। एक बार आपने घोषणा कर दी तो असीमित समय के लिए वित्तीय आपातकाल जारी रहता है, जब तक राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा से उसको समाप्त नहीं कर दे, ठीक है। अब बात आती है इसके प्रभाव, आपातकाल के प्रभाव। देखो, वित्तीय मामला है तो वित्त के प्रभाव भी पड़ेंगे। तो देश की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो क्या करेंगे? पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। कैसे बचाएंगे? तो जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या और कोई कर्मचारी हों, उन सब के वेतन में कटौती की जा सकती है। जो गलती हो सकती है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का भी वेतन कटौती हो सकती है? तो यस, की जा सकती है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हुई कि सैलरी कट्स होते हैं, किसी के भी हो सकते हैं जो भी सरकारी सेवा में है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। दूसरा, जो राज्य के जो धन विधेयक हैं वो अब राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे जाएंगे। जनरली क्या होगा, राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना है कि नहीं रखना, ये राज्यपाल का कॉल होता है। लेकिन अब ये मैंडेटरी हो जाएगा कि जो भी धन विधेयक जो वित्तीय संबंधी मामले हैं, वो राज्यपाल के पास जब आएंगे तो राज्यपाल की ये ड्यूटी होगी कि वो उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे। तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब तक की घोषणाएं, अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 2 बार हमने देखी थी, परिस्थिति ऐसी बनी थी 1991 में जब भारत में बीओपी क्राइसिस हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, तब भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। और अभी कोविड में जैसी परिस्थितियां बनी थी तब भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। तो ये पूरा एक मैंने आपको चार्ट बना दिए हैं आपातकाल से रिलेटेड, तीनों आपातकाल को एकदम क्लैरिफाई करते हुए, बारीक से बारीक चीज़ों को बताते हुए। एग्जाम में जाने से पहले आप ये 15-20 मिनट या आधा घंटे का जो वीडियो, इसको दोहरा सकते हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ये दोनों जो चार्ट बने हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10-10 सेकंड में दे रहा हूँ, आप इस दौरान इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला चार्ट, दूसरा चार्ट।
ठीक है, अब इससे जुड़े हुए जो प्रश्न अपने जो टेस्ट पेपर में जो सवाल आए हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े हुए कौन से सवाल हमारे टेस्ट पेपर में आए हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। 43वां एक प्रश्न आया था, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को जारी रखने के प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, आपको याद होगा किसके कौन सा, साधारण बहुमत काफी है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा, लोकसभा में साधारण, दोनों सदनों में मैंने आपको बताया था साधारण बहुमत पर्याप्त है। सीधा सवाल है। अगला सवाल, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केवल तभी अधिरोपित किया जाना है जब राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विफल रहा हो। देखिए स्टेटमेंट तो सही है ना, स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड है केवल, मैंने आपको बताया था कि दो आधार है, संवैधानिक तंत्र की विफलता प्लस 365 के तहत केंद्र के निर्देश का पालन न होना। तो दो ऑप्शन हो गए ना, केवल कहाँ हुआ कि केवल इसी आधार पर होगा, इसलिए केवल होने की वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। राष्ट्रपति शासन को संसदीय अनुमोदन द्वारा अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। तो बताइए क्या कथन सही है कि गलत है। देखिए राष्ट्रपति शासन को संसदीय अनुमोदन द्वारा अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। देखिए 1 वर्ष से ज़्यादा भी तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाँ कंडीशंस हैं उसकी। 2 कंडीशन मैंने बताई, या तो इमरजेंसी हो या दूसरा चुनाव आयोग मना कर दे। तो नहीं बढ़ाया जा सकता ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब ये कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा यहाँ पे, 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाकर आप इन 2 कंडीशन को लगा के इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट डली हुई है वो 3 वर्ष की है। 3 वर्ष से ज़्यादा आप किसी भी केस में इसको नहीं बढ़ा सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अधिरोपण निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों के अंतर्गत अनुचित माना जाएगा। घोषणा का आधार, याद कीजिए अभी अपनों ने पढ़ा था घोषणा का आधार, वहीं से ये सवाल है। ठीक है, पहला, आम चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा के मामले में जब मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो और अन्य दल बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में नहीं हो, तो ये बनाया जा सकता है। तीसरा है, अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है, अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है और उसके आरोपों के कारण राजस्थान में क्या हो, कुशासन की स्थिति हो, क्या हो, कुशासन की स्थिति हो, अनुचित माना जाएगा। ध्यान दीजिए, अनुचित मतलब जो सही है वो तो ठीक है, लेकिन जो गलत है मतलब घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। तो त्रिशंकु मैंने बोला कि संवैधानिक तंत्र की विफलता है, सरकार नहीं बन पा रही है, तो आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। दूसरा, अन्यथा मंत्रिपरिषद ने तो त्यागपत्र दे दिया और दूसरी सरकार बन नहीं पा रही है, तो भी लगा सकते हो, बिल्कुल ये भी संवैधानिक तंत्र की विफलता काउंट होगी। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ये कोई संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं है, बहुत आरोप लगते रहते हैं, तो ये वाला हो गया नहीं। तो आंसर क्या होगा, अनुचित कौन सा हुआ, केवल 3 अनुचित कारण है जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है। मैंने बताया था आपातकाल जो वर्ड है वो केवल और केवल नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत ही बात हुई है, तो आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रीय आपातकाल। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में ये गलत सवाल डल गया है यहाँ पर। ठीक है, ये पिछला सवाल हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये सवाल इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये सवाल थे जो आपातकाल से जुड़े हुए सवाल थे। एक सवाल और है, उसको और देख लेते हैं। वित्तीय आपातकाल पे सवाल है ये, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात वित्तीय आपातकाल वापस ले जाने तक अनिश्चित काल के लिए लागू होता है। बिल्कुल ठीक उत्तर है ये, बिल्कुल ठीक कथन है, सॉरी ये सही कथन है, क्योंकि एक बार लगा दिया, उसके बाद अगली बार उद्घोषणा करनी है कि नहीं वापस ले रहे हैं, उसके बीच में कोई भी 6 महीना वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वित्तीय आपातकाल के दौरान भारत की समेकित निधि पर भारित वेतनों में कटौती नहीं। देखिए ये है एप्लीकेशन ऑफ
माइंड। जो नॉलेज है आपका उसका एप्लीकेशन ऐसे तय होता है। मैंने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो जज हैं उनका वेतन भी क्या किया जा सकता है, कटौती की जा सकती है। इनके जो वेतन होते हैं वो भारित होते हैं। क्या होते हैं, भारित। ठीक है, तो भारित है तो क्या इनके वेतन की कटौती नहीं हो रही है? हो रही है। मतलब कोई भी सरकार में हो, भारत सरकार में हो, राज्य सरकार में हो, भारित हो या वोटेड हो, सब पे ये लागू हो सकता है। तो कटौती तो हो सकती है, तो ये कथन हो गया गलत। पहली बार इसकी घोषणा 1991 के वित्तीय संकट के दौरान की गई थी। मैंने आपको बताया वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। हालांकि 91 में ऐसी परिस्थिति अब बनी थी लेकिन लगा नहीं है। तो उत्तर आपका हो जाता है, देखिए 2 और 3 गलत हो गया, केवल 1। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है सवाल को और इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल थे। अब अपने अगले टॉपिक पर अपन आते हैं। अगला जो टॉपिक है वह संविधान संशोधन। देखिए, संविधान संशोधन के बारे में 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। 3 तरीके से संविधान संशोधन हो सकता है। एक साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडल की सहमति। ये जो 2 हैं इन्हें आर्टिकल 368 में बताया गया है। दोनों 2, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्य विधानमंडल वाले, ये आर्टिकल 368 में बताया गया। साधारण विधायी प्रक्रिया में जैसे हमने एक उदाहरण देखा था, आर्टिकल 1 से 3 राज्यों से, राज्य क्षेत्र से जो संबंधित आर्टिकल हैं उनको साधारण विधायी प्रक्रिया से आप कर सकते हो और वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, लेकिन संविधान के पाठ में अंतर आएगा। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है, ऐसे कई चीज़ें हैं। ठीक है, विशेष बहुमत और इसका ये जो है जो 368, ये संविधान संशोधन कहलाता है। इसकी प्रक्रिया समझिए, संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्ताव शुरू हो सकता है। ठीक है, क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है? नहीं, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। फिर ये दूसरे सदन में जाएगा। इस सदन में जाएगा तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 50% प्लस 2/3। इसको ऐसे समझो, 100 सदस्य हैं मान लो उस टाइम पर प्रेजेंट। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और समझेंगे हम। मान लीजिए 500 सदन की संख्या है तो 50% प्लस 1 तो होना चाहिए, मतलब 251 तो मिनिमम है। एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। अगर 500 के 500 मौजूद है तो 500 का 2/3, मतलब ये हो गया 334। जब तक इतने लोग इसके फेवर में वोट नहीं करेंगे ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। अगर मान लीजिए मौजूद ही हैं 300, तो 300 का 2/3 कितना हो गया? 200। लेकिन मिनिमम कितना? 251 तो चाहिए ही चाहिए, तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, तो जो अधिक होगा वो वाला नंबर हमको काउंट करना है। तो पहले सदन से ऐसे 50% या 2/3, दूसरे सदन में आएगा सेम इसी तरीके से प्रेजेंट प्लस वोटिंग और ये 2/3 दोनों लागू होगा और फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति इस पे अनुमति देगा, मतलब राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो है, ये जो वीटोज हैं वो कोई वीटो नहीं लगाएगा। राष्ट्रपति केवल और केवल राष्ट्रपति को इसकी अनुमति देनी होगी। ठीक है, ये संविधान में बाध्य है कि संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति अनुमति देगा। तो पहला तो यही है कि किस सदन के किसी भी सदन में रख सकते हो। दूसरा, कोई भी रख सकता है, निजी हो सकता है या सरकारी हो सकता है। सरकारी से तात्पर्य ये होता है कि जो मंत्री द्वारा रखा जाता है उसे सरकारी कहते हैं। मंत्री के अतिरिक्त कोई भी कोई प्रस्ताव रखता है तो उसे निजी रखते हैं। तो निजी पर्सन भी संवैधानिक संशोधन रख सकता है। तो ये संविधान संशोधन के बारे में आपको जानना था। फिर विशेष बहुमत में क्या होगा? ये प्रक्रिया तो होगी ही होगी, प्लस आधे विधानमंडल की सहमति चाहिए। विधानमंडल के लिए साधारण बहुमत
साधारण बहुमत पर्याप्त है। अगर 28 राज्य हैं तो 15 राज्यों 14 प्लस या 14 या 15 राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। ऐसे कौन से संशोधन हैं जो विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होगी? वो है संघीय प्रवृत्ति के। संघीय प्रवृत्ति के जैसे मान लीजिए कि केंद्र और राज्य की जो शक्तियों का बंटवारा है उसमें संविधान में कोई संशोधन करना है। मान लीजिए कि सातवीं जो अनुसूची है, 7th शेड्यूल जो है, उसमें केंद्र सूची है, राज्य सूची है, इनमें कोई संशोधन करना हो तो आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होगी। तो ये टॉपिक है संविधान संशोधन। सवाल देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। पहला सवाल है 66 सवाल है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। इस प्रकार के विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण उत्पन्न होने वाले गतिरोध का हल संयुक्त बैठक नहीं है भाई, दोनों सदनों से अलग अलग पास होना चाहिए, तभी उसको संविधान संशोधन को माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा, उसको पारित नहीं माना जाएगा। इसमें संविधान की जो ये है संयुक्त बैठक है, इसका प्रावधान नहीं किया गया है। तो दूसरा कथन गलत हो जाता है, पहला सही है। 66 का आंसर है ए। अगला, राज्य विधायिकाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना संविधान के किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? अब देखिए, संघीय प्रवृत्ति का अगर मुद्दा नहीं होगा तो उस संविधान संशोधन के लिए आपको राज्यों की अनुमति लेने की या राज्यों की विधानसभाओं के आधे विधानमंडलों का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कहाँ कहाँ राज्य प्रभावित होंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोई ज़रूरत नहीं है, केवल केंद्र का मुद्दा है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडलों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो भी वोट करते हैं, तो ये इसके लिए आपको आधे राज्य विधानमंडल की अनुमति की आवश्यकता होगी। तो ये सही हो जाता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के संबंधित दोनों में अगेन संघीय मामला है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की शक्तियों का मामला है, तो ये भी क्या होगा, इसमें संशोधन बिना राज्यों की सहमति के नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। केवल एक ऐसा है जिसमें केवल संसद अपने स्तर पर संशोधन कर सकती है। अगला सवाल, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसे सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? नहीं। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक के लिए अपनी सहमति रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता, सहमति देनी होगी, बाध्य है। हर संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधानसभाओं की सहमति से ही पारित किया जा सकता है। हर संविधान संशोधन के लिए आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे संघीय प्रवृत्ति के मामले हैं, केवल उन मामलों में ही राज्य विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होगी। तो ये भी गलत हो गया, तो आपका आंसर हो जाता है ए। अगला सवाल, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में ही पेश किए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। राज्य विधानमंडलों को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है। बात समझ रहे हैं? तो राज्य विधानमंडलों से उम्मीद मत कीजिए कि उन्हें ये परमिशन दी गई है। ठीक है। किसी निजी सदस्य द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाए, मैंने कहा था सरकारी और निजी दोनों हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं, पहला और दूसरा सी। तो अगला जो टॉपिक है वो है संविधान की मूल संरचना। देखिए, संविधान की जो मूल संरचना से तात्पर्य है बेसिक स्ट्रक्चर, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान की मूल संरचना न्यायिक नवाचार के तहत आया है। नवाचार कह लीजिए, न्यायिक इंटरप्रिटेशन। न्यायिक इंटरप्रिटेशन को क्या कहेंगे? इंटरप्रिटेशन का मतलब न्यायिक घोषणा या न्यायिक इंटरप्रिटेशन ही कह दिए। न्यायालय ने इसको इंटरप्रेट किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का इंटरप्रेटर कहा गया है। संविधान के किसी भी पार्ट को या किसी भी चीज़ को समझना हो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम माना जाएगा। ठीक है। तो ये न्यायिक नवाचार है, इसका मतलब इसकी संविधान में चर्चा नहीं है। ठीक है। इसकी शुरुआत लंबी है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, इसे केशवानंद भारती जो मामला है,
इसमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया गया। मतलब मैं थोड़ी सी भूमिका बता देता हूँ। हो ये रहा था कि संविधान में बार बार संशोधन किया जा रहा था। अगर संविधान संशोधन करता और सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देता, दोबारा उसको नलीफाई करने के लिए फिर से संविधान संशोधन कर दिया जाता। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि संविधान में संशोधन किस लेवल तक किया जा सकता है, कितना संशोधन किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया बेसिक स्ट्रक्चर का, कि भाई संविधान की एक मूल संरचना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको छोड़ के आप जो संविधान संशोधन करना चाहो वो कर सकते हो। उस बेसिक स्ट्रक्चर में आपको परिवर्तन नहीं करना है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम समय समय पर बताएंगे कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर शामिल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या शामिल है ये कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा समय समय पर। बताया भी है, जैसे मान लीजिए प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं, जैसे आपने लिखा है लोकतांत्रिक गणराज्य, तो जो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। गणराज्य जो प्रवृत्ति है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। संसदीय व्यवस्था ये भी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक फीचर जिनको चेंज करने से संविधान की आत्मा में बदलाव हो जाएगा, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और ये कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। केवल आपको इतना ध्यान रखें संविधान की मूल संरचना में। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए सवाल। निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित किए गए हैं? संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, तो आप आंसर बनाने की कोशिश कीजिए इसका। आपको थोड़ा समय दे रहा हूं मैं। देखिए इसकी एक लिस्ट है जो हमने सॉल्यूशन में दी है। थोड़ा टफ सवाल मानूंगा मैं ये। संसदीय प्रणाली है, न्यायिक समीक्षा है, ये मूल संरचना में, लेकिन आपातकालीन प्रावधान को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, तो थोड़ा टफ कैटेगरी का सवाल है। ये जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उसमें एक बार लिस्ट देख लीजिएगा कौन कौन से मूल संरचना में शामिल हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अगला सवाल है संविधान के कौन सा भाग, निम्नलिखित में से कौन से भाग संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लेख करता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मैंने आपको क्या बताया, संविधान में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। तो ना तो प्रस्तावना में है, ना मूल अधिकार में है, ना नीति निर्देशक तत्वों में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। संविधान में चर्चा नहीं की गई है इसकी। तो ये तो सवाल थे हमारे जो पॉलिटी से रिलेटेड सवाल थे। अभी हम जो चर्चा करेंगे वो है जो आपके रीजनिंग के जो सवाल हैं। रीजनिंग जो तर्क वाले सवाल हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं, तो उनकी मैं चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जो आपके मैथमेटिक्स के जो सवाल हैं उनको मैं अभी 10 सवालों को और देखते हैं। चलिए तो रीजनिंग वाले सवाल देख लेते हैं, मैथमेटिक्स वाले। रीजनिंग के जो तर्क वाले सवाल हैं वो आप स्वयं कर लेंगे या उत्तर आप देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो हम देख लेंगे। ये मैथमेटिक्स वाले सवाल भी मैं सारे समीकरण सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि वो आप आंसर से देख सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है ये मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँगा। कैसे इक्वेशन सॉल्व करना है वो आप देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा कि इक्वेशन क्या क्या बनेंगी। तो 131वां सवाल है, ABC ने मिलकर साझे में व्यापार किया और क्रमशः 3,60,000, 3,78,000 तथा 4,14,000 रुपये लगाए। वर्ष में अंत में कुल लाभ 3,84,000 रुपये हो तो सी का भाग कितना होगा? ये पार्टनरशिप वाले सवाल हैं। इसमें देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला तो जो अनुपात होगा वो इनकी कैपिटल में होगा, मतलब पूंजी जो लगी है जितने टाइम के लिए उसमें इनका जो लाभांश होगा वो बढ़ता है। तो देखिए ए, बी और सी, पूंजी का अनुपात क्या हो गया, मैं आगे के 3 डिजिट हटा रहा हूँ, 3,60, 3,78 और 4,14, ये इनका पूंजियों का अनुपात हो गया। तो इसी अनुपात में क्या होगा, आपको इनका लाभांश बटेगा। तो आप इसमें 6 का भाग दे लीजिए तो 60 आ जाएगा, ऐसे ही इनका आ जाएगा। अब आपको सी का भाग निकालना है तो इसमें 6 का भाग दीजिए सी में, तो 6 6 36 बचा 5, 54, 9 6 54, 69 आ गया। तो कितना आएगा, अनुपातों का योग कर लीजिए, इसमें भी दे लीजिए 6 6 36, 36 18, ये आपके अनुपात आ गए 6 का भाग देने पे। इनको जोड़ लीजिए तो ये आ गया 192, ठीक है ना। तो 192 आ गया। अब आपको सी का भाग निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 69 डिवाइडेड बाई 122 मल्टीप्लाई बाई 384,000,
ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल 132। 53 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे हैं कि एक को B से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और B को C से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ABC में तीनों बांटने, इसका मतलब A प्लस B प्लस C बराबर हो गया 53। A को B से 7 रुपये अधिक मिलते हैं तो A को हो गया मतलब B प्लस 7। B को C से 8 रुपये अधिक मिलते हैं तो B को मिल गया C प्लस 8। अब इनको सबको आप एक फॉर्म में ले आओ, तो इसको अगर मैं ले आऊँ तो ये आ जाएगा A बराबर C प्लस 15, B को रख दिया मैंने C प्लस 8। तो आप इस वाले समीकरण में रखिए, इस वाले में तो एक की जगह तो एक की जगह हमने रख दिया C प्लस 15, B की जगह रख दिया हमने C प्लस 8 और C तो C है ही, अब बराबर 53। तो आप पाएंगे 3C बराबर 30, तो C बराबर आप क्या 10। ठीक है, तो आपको बताना है ABC को कितना मिला, तो C को 10 मिल रहा है, देखो दो ऑप्शन तो ये आ रहे है ना, और जो B को मिले तो C से 8 ज़्यादा मिले तो B को 18 मिलेंगे, तो B को 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद में आ रहा है कि राजू और छाजू ने एक साझे में व्यापार किया, इतनी इतनी पूंजी लगाई। 8 मास पश्चात राजू ने इतनी पूंजी लगाई और 9 मास पश्चात 4000 की पूंजी वापस भी ले ली। यदि वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ तो बताओ छाजू का लाभांश क्या है। अब देखो ऐसे सवालों में क्या करना होगा, आपको सिंपल सा ये करना है, पूंजी गुना माह, जितने टाइम तक पूंजी रही है। बस ये कैलकुलेट करना है और दोनों का अनुपात निकाल लेना है। जैसे एक छोटा पार्ट सोल्व कर देता हूँ कि उन्होंने 3,36,000 और 40,000 की पूंजी लगाई, तो 12 माह आ रही है पूरी पूंजी, तो 3,36,000 को तो आप 12 से गुना कर दोगे। इसी प्रकार 400 को गुना कर दोगे 12 से, थाउजेंड्स में ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही बाकी को जोड़ते हुए चल जाओगे और लास्ट में जो अनुपात आएगा उसके आधार पे आप इस पूंजी को बांट लेंगे। सॉल्यूशन में आप देख लीजिएगा, आसान सवाल है। अगला सवाल, ABC में 1050 रुपये को इस प्रकार से विभक्त किया जाना है कि A का भाग B और तथा C के संयुक्त भाग का 2/5 हो। मतलब A है जो वो B प्लस C का 2/5 है। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ से आपका आ गया A डिवाइडेड B प्लस C बराबर 2/5, मतलब A अनुपात B प्लस C आ गया। अब आपको क्या बताना है कि हाँ, तो A का भाग बताना है आपको। तो A का भाग कैसे आएगा, A डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। तो A है 2, टोटल हो गया 7 गुना 1050, बस आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 135 सवाल, यदि 4x A की पूंजी 6x B की पूंजी C की पूंजी के कुल लाभ में C का भाग कितना है, वही वाला पूंजी के अनुपात में आपको लाभ को बांटना है। ठीक है, आसान सवाल है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 136, 80 लीटर मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात इतना है, तो इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए ताकि मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात ये हो जाए। देखिए 80 लीटर है, 80 लीटर में अल्कोहल है, एक में वाटर है। ठीक है, अनुपात है इनका 2:3, 2:3, तो दोनों अनुपातों का हो गया 5। तो अल्कोहल कितना हो गया 2/5 गुना 80 और ये हो गया 3/5 गुना 80, तो ये हो गया आपका 32 और ये हो गया 48। अब आपको क्या करना है, इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डालें ताकि मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:6 हो जाए। मान लीजिए x डाल दिया तो 32 प्लस x हो गया ये, और ये 48 ही रहेगा। ठीक है, तो 32 प्लस x डिवाइडेड बाई 48 बराबर होगा आपका 5:6, जिसको समीकरण को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, x का मान आ जाएगा, आसान सवाल है। 137 सवाल में 378 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के एक अनुपात है, इनके मान इसके अनुपात में, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों को बांटना है तो आपको केवल ये करना है कि रुपयों में कन्वर्ट कर लो। 1 रुपया मतलब 1, 50 पैसे मतलब 1/2 और ये हो गया 1/4। ठीक है, अब इसको रुपये में बांटने के बाद में आप इस अनुपातों में इन सिक्कों को बांटना है, साधारण सवाल है। ठीक है, 38 में समीकरण का सवाल है, सॉल्यूशन देखेंगे समझ में आ जाएगा। 139, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है।
तो मान लीजिए 3x है, एक की 4x है, 3 पर 4 हो गया। 3 वर्ष पश्चात 3x प्लस 3 होगा और ये हो जाएगा 4x प्लस 3 हो जाएगा। इनका अनुपात हो जाता है 4/5, मतलब 3x प्लस 3 और 4x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 4:5। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। 21 वर्ष के बाद में उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? आज की आयु मानी है आपने 3x, तो 21 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 3x प्लस 21 और उसकी हो जाएगी 4x प्लस 21। x का मान आप यहाँ से ले आएंगे, इसमें डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। आखिरी सवाल, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और ये 10 गलत टाइप हो गया, और उनका गुणनफल 320 हो, तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या है? दो संख्याओं का अनुपात है 1:5। एक संख्या x है, दूसरी 5x है। उनका गुणनफल x गुणा 5x बराबर 320। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 320। 5 से काट दो, 6 पंजे 30, x बराबर आ गया 8। तो एक संख्या होगी 8, एक होगी 40। अब क्या बोल रहा है? इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। तो 40 का वर्ग कितना हो गया? 1600 और माइनस 64, तो ये हो गया 1536। ये आंसर आ जाएगा। बाकी के सवाल आप देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस डिस्कशन को अब ख़त्म कर रहा हूँ। होपफुली आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी अगर कोई सवाल ऐसा आपको संदेहास्पद लग रहा है या कोई जिसमें दिक्कत लग रही है, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपना सवाल और डाउट्स डाल सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक आपको लग रहा हो इस पेपर से रिलेटेड जिसमें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या चैनल पे डाल दीजिएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे। हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपका दिन मंगलमय होगा। और जो लोग टेस्ट सीरीज़ अच्छे पसंद आई हो, तो आप तुरंत इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। हर टेस्ट की हम कोशिश करेंगे यही क्वालिटी मेंटेन करें, इसी प्रकार डिस्कशन करते रहें, तो आपके लिए RAS प्रीलिम्स निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। धन्यवाद।